मानसून की खोज ने सातवाहन काल के दौरान भारत रोमन व्यापार को एक नई दिशा दी। टिप्पणी करें। पहली शताब्दी ईस्वी के एक यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी और समकालीन रोमन भूगोलवेत्ता प्लिनी ने दावा किया है कि यूनानी नाविक हिप्पालस ने 45 ईस्वी के आसपास मानसूनी हवाओं और अरब सागर के पार भारत तक के मार्ग की खोज की थी। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री 17 ईस्वी भारत अरब से भारतीय तटों तक एक छोटे और सुरक्षित मार्ग की खोज की बात करता है। यदि मानसून चल रहा हो तो लाल सागर के दक्षिण छोर पर स्थित अरब बंदरगाह से केरल के मुजरिस बंदरगाह तक 40 दिनों में पहुंचा जा सकता है। मानसूनी हवाओं का उपयोग करके नौकायान जहाज सीधे एरिथ्रियन सागर, अरब सागर को पार कर सकते थे और पुनः पार कर सकते थे, जिससे भारत के पश्चिमी तट और लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाहों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती थी। नौवहन गतिविधि का बहुत विस्तार हुआ। 27 से 24 ईसा पूर्व के आसपास से स्ट्रैबो लिखा है कि इस समय तक लाल सागर के उत्तरी छोर पर मिस्र के बंदरगाह से भारत के लिए लगभग 120 जहाज रवाना होते थे, जबकि इससे पहले टोलेमीड शासनकाल 30 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ के शासन में बहुत कम लोग अपने जहाज लॉन्च करने और भारतीय सामानों का व्यापार करने की हिम्मत रखते थे। न केवल जहाजों की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि अधिक आपूर्ति और अधिक माल ले जाने के लिए जहाजों को स्वयं भी बड़ा होना पड़ा। पेरिप्लस में बेरी गाजा भड़ूच के भारतीय व्यापारियों का उल्लेख है जो बड़े जहाजों में माल भेजते थे। एरिक हर्बर्ट वार्मिंगटन ने अरब सागर में खुले समुद्र में यात्रा के चरणबद्ध विकास की बात कही। प्रथम चरण सिंधु डेल्टा में मुख्य बंदरगाह, जिसे यूनानियों द्वारा बारबेरिकम कहा जाता था, सीधे अरब बंदरगाहों या लाल सागर के पास से जुड़ा हुआ था। दूसरा चरण खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित बरी गाजा भड़ूच तथा दक्षिण में स्थित भारतीय बंदरगाहों से सीधे इस बंदरगाह के लिए यात्राएं की जाती थी। अंततः लाल सागर और दक्षिण भारतीय बंदरगाहों और श्रीलंका के बीच सीधी यात्राएं शुरू हुई। यह सब पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य तक स्पष्ट रूप से अच्छी तरह स्थापित हो चुका था। पुरातत्व दक्षिण भारत में प्रारंभिक शाही रोमन सिक्कों और कलाकृतियों की खोजों के माध्यम से ग्रीक और लैटिन ग्रंथों में बताई गई बातों की पुष्टि करता है। छोटी समुद्री यात्राओं और अधिक नौवहन के कारण भारत और भूमध्य सागरीय देशों के बीच व्यापार की मात्रा में भारी वृद्धि संभव हो सकी। भारत से आने वाले सामान को लाल सागर पर स्थित मिस्र के बंदरगाहों पर प्राप्त किया जाता था और स्थल मार्ग से अलेक्जेंड्रिया ले जाया जाता था, जहां से उन्हें भूमध्य सागर के पार रोमन साम्राज्य में फैला दिया जाता था। रोमन सामान भी इसी प्रकार विपरीत दिशा में प्रवाहित होता था। निर्यात पेरिप्लस ने इस व्यापार में शामिल प्रमुख वस्तुओं का वर्णन किया है। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुओं में काली मिर्च शामिल थी, जो दक्षिण भारतीय बंदरगाहों से निर्यात की जाती थी, तथा लंबी मिर्च जो पूर्वी भारत में उगाई जाती थी तथा भरूच से निर्यात की जाती थी। मुजीरिस से काफी मात्रा में निर्यात किया जाने वाला एक और मसाला दालचीनी था। असली दालचीनी श्रीलंका का उत्पाद है और इसलिए दालचीनी का बड़ा हिस्सा मुजीरिस से ही पुनः निर्यात किया गया होगा, जिसे यह श्रीलंका से प्राप्त हुआ था। पांडियन तट के साथ साथ श्रीलंका के विपरीत तट से प्राप्त मोती रोम में अत्यधिक मूल्यवान माने जाते थे। मुजिरिस और अन्य मालाबार बंदरगाहों से हीरे, गोलकुंडा खानों से और बेरिल, कोयम्बटूर खानों से का निर्यात किया जाता था। सिंधु के मुहाने पर स्थित बारबेरिकम से फिरोजा और लापिस लाजुली का निर्यात किया जाता था। भड़ूच से गोमेद गोमेद और हाथी दांत का निर्यात होता था। इस बंदरगाह से निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की औषधियां और रेजिन शामिल थे। अंत में कपड़ा निर्यात का महत्व बढ़ रहा था। चीनी रेशम का निर्यात बेरी गाजा और मुजीरिस से किया जाता था। आयात पश्चिम से आयात के रूप में भारत को जो माल प्राप्त होता था उसमें मूंगा भी शामिल था, जो भारत में बहुत पसंद की जाने वाली वस्तु थी। सादे और बहुरंगी दोनों प्रकार के लिनेन कपड़े, कांच और कांच के बने पदार्थ भी आयात किए गए। खनिजों में आर्सेनिक और एंटीमनी का आयात किया गया। भूमध्य सागरीय मदिरा भी भारत भेजी जाती थी तथा पुरातात्विक स्थलों पर रोमन एम्फोरस की खोज इस व्यापार की गवाही देती है। शाही या कुलीन वर्गों के लिए दास संगीतकारों और दास लड़कियों को उपयुक्त आयात वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी, विशेष रूप से भरूच में। भारत के लिए अनुकूल व्यापार रोमन मुद्रा, सोना और चांदी दोनों, जो सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लाभ लाती थी। बर्बरिकम
बेरी, गाजा और मुजीरिस। भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न स्थलों पर 6,000 से अधिक सिक्के, मुख्यतः सोने और चांदी के तथा तांबे के भी पाए जाने से उनके भारी आयात की पुष्टि होती है। उनका भारी आयात भारत द्वारा बनाए गए निरंतर शुद्ध निर्यात अधिशेष के विरुद्ध भुगतान का प्रतिनिधित्व करता था। मम्मी मैं पढ़ू बोले मत कर, मेरी रिकॉर्डिंग चालू करके रखवा के कच 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 करती रहेगी। तुम मैं रुक जा, मेरे पूरा पढ़ के आऊंगी मैं। रोमन मुद्रा सोना और चांदी दोनों जो सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लाभ लाती थी, बर्बरिकम, बेरी, गाजा, मुजीरिस। भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न स्थलों पर 6,000 से अधिक सिक्के, मुख्यतः सोने और चांदी के तथा तांबे के भी पाए जाने से उनके भारी आयात की पुष्टि होती है। उनका भारी आयात भारत द्वारा बनाए गए निरंतर शुद्ध निर्यात अधिशेष के विरुद्ध भुगतान का प्रतिनिधित्व करता था। प्लिनी ने अनुमान लगाया था कि यह हानि प्रति वर्ष 50 मिलियन सीस्टरसेस या 12.5 मिलियन चांदी के दिनार से कम नहीं थी, और इसी कारण से उसने पूरे व्यापार को संदेहात्मक नजर से देखा। दरअसल सम्राट टिबेरियस 1437 ईस्वी के बाद से रोम में अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा चीनी रेशम, भारतीय मोती रत्न, मलमल, काली मिर्च, इत्र और अन्य विलासिता की वस्तुओं पर भारी खर्च की निंदा की जाती रही है। भारत के सातवाहन राजवंश, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन करता रहा, के सिक्कों पर मस्तूली वाले जहाजों के अंकन हैं, जिनसे पाल और पवन चालित जहाजों के प्रयोग का संकेत मिलता है। प्रतिपक्ष दृश्य गोवा के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की शीला त्रिपाठी ने पुरातात्विक, मौसम विज्ञान और साहित्यिक आंकड़ों को मिलाकर यह सुझाया है कि भारतीय नाविक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही मानसूनी हवाओं के सहारे दक्षिण पूर्व एशिया की ओर यात्रा कर रहे थे। उनका तर्क है कि भारत के पूर्वी तट के नाविकों को मानसूनी हवाओं के बारे में हिप्पालस के लगभग 200 वर्ष पहले से ही पता था। वेरी गुड। का उल्लेख है, मवेशी पालन और मछली पकड़ने का उल्लेख है। इसमें लोहे का भी कई बार उल्लेख मिलता है। कुरुंतो काई का तात्पर्य लोहे की नोक वाले तीरों से है। अकनानूरू ने दीमक के टीले से छत्ता खोदने वाले भालू की तुलना लोहागढ़ वाले लोहार से की है। पुरनानूरू का तात्पर्य राजाओं के गौरवशाली घोड़ों और लोहा हथियारों से है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। यद्यपि वर्ण व्यवस्था अप्रवासी ब्राह्मणों द्वारा लाई गई थी, तथापि इसमें उत्तर की तरह क्षत्रिय शामिल नहीं थे। केवल ब्राह्मण ही द्विज थे जो जनेऊ धारण करने के योग्य थे। इसमें अरसर, राजा, वेश्या, यार, व्यापारी और वेलालर किसान का उल्लेख है। ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया गया है। उनमें से कुछ राजाओं के दरबार में निकटता से जुड़े थे और शासक अभिजात वर्ग द्वारा सुरक्षित थे। उन्हें जीत सुनिश्चित करने के लिए युद्ध के मैदान में जाने वाले यज्ञों सहित यज्ञों का प्रदर्शन करते हुए वर्णित किया गया है। पडीरापट्टू में ऋषि कपिला राजाओं को सलाह देते हैं कि उन्हें ब्राह्मणों को सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपने चाहिए। हालांकि 4 स्तरीय वर्ण वर्गीकरण का प्राचीन तमिल समाज में बहुत कम उपयोग था। जाति व्यवस्था भी इस समाज की विशेषता नहीं थी। ऐसे दासों का उल्लेख मिलता है जिन्हें आदि माई कहा जाता था। युद्ध बंदियों को गुलामी में धकेल दिया गया। वहां दास बाजार मौजूद थे। कुटी सामाजिक वर्गीकरण का अधिक प्रासंगिक आधार कुटी था। कुटी वंश आधारित वंश समूह थे और कृषि उत्पादन की प्रारंभिक तमिल प्रणाली के केंद्र में थे। यद्यपि वंश और वंशानुगत व्यवसाय से जुड़े होने के बावजूद कुटी समूहों के बीच अंतर, भोजन और सामाजिक संपर्क पर कोई वास्तविक प्रतिबंध नहीं था। अनकु संगम साहित्य में अनकु नामक पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास परिलक्षित होता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे विभिन्न वस्तुओं में विश्वास करती थी। अनकु को नियंत्रित करने के लिए अनुष्ठान और रीति रिवाजों को पूरा करने का कार्य किया। काम परियां, तूतियां, पनान और वेलान जैसे समूहों का था। वे अनुष्ठानिक गायन, नृत्य, समाधि, दाह संस्कार की अग्नि जलाने और स्मारकों, पत्थरों की पूजा से जुड़े थे। ऐसा माना जाता है कि अनकु महिलाओं से चिपकता है। अगर कोई महिला पवित्र है तो उसका अनकु नियंत्रण में रहेगी और उसमें शुभ क्षमता होगी। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद कई दिनों तक अशुद्ध माना जाता था। विधवाओं को अत्यंत अशुभ और खतरनाक माना जाता था तथा उनसे अत्यंत कठोर जीवन जीने की अपेक्षा की जाती थी। संगम काव्य में युद्ध अनैतिकता। संगम काव्य युद्ध अनैतिकता से परिपूर्ण है। पूर्व कविताओं में नायक का अलग से पुक्कल महिमा प्रसिद्धि था, जो और वीरतापूर्ण मृत्यु को बहुत महत्व दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि युद्ध में मारे गए योद्धा की आत्मा स्वर्ग में निवास करती है। पुरनानुरु की एक
कविता से पता चलता है कि युद्ध में न मरने वाले योद्धाओं के शवों को अंतिम संस्कार से पहले तलवारों से काट दिया जाता था ताकि युद्ध में उनकी मृत्यु का अनुकरण किया जा सके। वट की रुताल का अभ्यास। वट की रुताल की प्रथा वह थी जिसमें पराजित राजा अपने जीवन काल में अपने करीबी लोगों के साथ भूख से मरकर अनुष्ठानिक आत्महत्या कर लेता था। स्मारक पत्थर। नटुकल स्मारक पत्थरों की पूजा वीर आदर्श के महत्व के परिणाम थी। युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए नायकों के सम्मान में स्मारक पत्थर स्थापित किए गए थे। ऐसा माना जाता था कि इन पत्थरों में शहीद हुए नायक की आत्मा निवास करती है। कविताओं में विभिन्न प्रकार की अंत्येष्टि प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। पुरननुरु में कवि एक कुम्हार को संबोधित करता है जिसे मृत वल्लवन के लिए कलश बनाना है, जिसमें दाह संस्कार के कई संदर्भ हैं। कुरुंतो काई में नायिका इस बात पर विलाप करती है कि उसका प्रेमी उससे ऐसे बचता है मानो वह अजनबियों के लिए आग जलाने वाली जगह हो। पुरननुरु में कवि मृत्यु की अंतिमता की बात करता है और शमशान को महान अच्छे राजाओं का अंतिम निवास स्थल बताता है। औरत पुरुषों की तरह महिलाएं भी कुछ स्वतंत्रता का आनंद लेती थी और शहर में स्वतंत्रता पूर्वक घूमती थी, समुद्र तट और नदी के किनारों पर खेलती थी और मंदिर के उत्सवों में शामिल होती थी, जैसा कि कल्लितोगाई और संगम काव्यों में दर्शाया गया है। हालांकि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के अधीन थी। यह बात कुरुंतोगई में अच्छी तरह प्रतिबिंबित होती है कि जिसमें उल्लेख है कि पत्नी से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह पति के गुणों का मूल्यांकन करने के बाद उससे प्रेम करेगी, बल्कि इसलिए कि वह उसका पति है। यद्यपि महिलाओं के शिक्षित होने और उनमें से कुछ की कवयित्री बनने का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे सामान्य जन पर लागू नहीं किया जा सकता। उनके पास कोई संपत्ति अधिकार नहीं था, लेकिन उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया था। महिलाएं विधवा रहती थी और सती हो जाती थी, जिसे लगभग दैवीय माना जाता था। विवाह एक संस्कार था, कोई अनुबंध नहीं। तोल्कापियन में विवाह के 8 रूपों का उल्लेख है, जिनमें सबसे प्रचलित ब्रह्म विवाह है। हालांकि इसमें प्रणय, निवेदन या यहाँ तक कि भागकर विवाह करने का भी उल्लेख मिलता है, जो पारंपरिक विवाह के बाद होता था। वेश्यावृत्ति एक मान्यता प्राप्त संस्था थी। हालांकि वेश्याओं को शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन में घुसपैठिया माना जाता था, लेकिन कविताओं में उनका इतना प्रमुख स्थान है और उन्हें इतना सामाजिक दर्जा प्राप्त है कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि संगम युग की वेश्याएं पतित वेश्याएं नहीं थी। संगम कविताओं में वर्णित महिलाओं की गतिविधियां। विजया रामास्वामी ने संगम कविताओं और कुछ बाद की रचनाओं में महिलाओं और काम के अनेक संदर्भों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो शहरी संदर्भों की अपेक्षा ग्रामीण संदर्भों में अधिक है। कविताओं में धान के बीज बोने और निराई गुड़ाई जैसे कृषि कार्यों में लगी महिलाओं का उल्लेख है। धान के बीज बोने और निराई गुड़ाई जैसे कृषि कार्यों में लगी महिलाओं का उल्लेख है। धान की भूसी निकालने और फटकने जैसे कार्य पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किए जाते थे। युवा लड़कियां कृषि क्षेत्रों पर निगरानी रखती थी और पक्षियों और जानवरों को भगाती थी। महिलाएं मवेशी पालन और डेयरी फार्मिंग में शामिल थी। चचियार, कोवी चचियार और ईदाई चचियार शब्दों का इस्तेमाल चरवाहों के लिए किया जाता था। कताई का काम लगभग पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाता था। संगम ग्रंथों में महिला कताई करने वालों को परुट्टी पेंटुकल कहा गया है, हालांकि महिला बुनकरों का कोई उल्लेख नहीं है। कपड़े साफ करना और धोना अन्य गतिविधियां भी जिनमें महिलाएं शामिल थी। पुरनानुरु में वेण्णी की एक कुम्हार महिला का उल्लेख है। वह एक कवयित्री भी थी जिसने वेण्णी के युद्ध में करिकाल की जीत पर एक कविता लिखी थी। मछुआरे महिलाएं मछली पकड़ने और बेचने तथा मछली के तेल के निष्कर्षण और बिक्री में शामिल थी। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष और महिलाएं नमक बनाते और बेचते थे। अकनानुरु में समुद्र तट की सुंदर महिलाओं का उल्लेख है, जो किसान महिलाओं के साथ नमक के बदले धान का आदान प्रदान करती थी। महिलाओं का उल्लेख किण्वित चावल से ताड़ी बनाने और बेचने के संबंध में भी किया गया है। माला बनाना और फूल बेचना महिलाओं से जुड़े अन्य व्यवसाय थे। विरलियार महिला कवि और नर्तकियां थी जो घुमक्कड़ गायकों के पनार समुदाय से संबंधित थी। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों को नियुक्त करने का भी उल्लेख मिलता है। पोशाक, आभूषण और फैशन समाज का उच्च वर्ग महीन मलमल
اور ریشم کے کپڑے پہنتا تھا۔ کلین اور راجاؤں کو چھوڑ کر پروش کیول دو کپڑے کے ٹکڑوں سے سنتشٹ تھے، ایک کمر کے نیچے اور دوسرا پگڑی کی طرح سر پر پہننے والا۔ مہلائیں کیول کمر کے نیچے ڈھکنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ آدیواسی مہلائیں اپنے شریر کو ڈھکنے کے لیے پتیوں اور چھالوں کا اپیوگ کرتی تھیں۔ سنگم یگ کے پروش اور مہلائیں تیل، سگندھت عطر، رنگین پاؤڈر اور پینٹ کا اپیوگ کرنے کے شوقین تھے، جبکہ چندن کا لیپ ان کی چھاتی پر بھاری ماترا میں لگایا جاتا تھا۔ شلپادیکارم کے انوسار مہیلاؤں کے شریر پر رنگین پیٹرن میں چتر بنائے جاتے تھے تتھا ان کی پلکوں کو کالے رنگ سے رنگا جاتا تھا۔ یہ آبھوشن پروش اور مہلائیں دونوں ہی گلے، ہاتھ اور پیروں سے پہنتے تھے۔ سردار اور کلین لوگ بھاری بازوبند اور پائل پہنتے تھے، جبکہ سادھارن مہلائیں وبھن پرکار کے آبھوشن پہنتی تھیں۔ اچ ورگ کے پروش اور مہلائیں سجاوٹ کے لیے سونے اور قیمتی پتھروں کے مولیہوان آبھوشنوں کا پریوگ کرتے تھے، جبکہ غریب ورگ کے شنکھ سے بنے کنگن اور رنگین موتیوں سے بنے ہار کا اپیوگ کرتے تھے۔ شلپادیکارم کا تاتپریہ جل میں گرم اسنان، دھوئیں کے اوپر بالوں کو سکھانا اور انہیں 5 بھاگوں میں وبھاجت کرکے شرنگار کرنے سے ہے۔ پروش لمبے بال رکھتے تھے اور بالوں کو ایک گانٹھ سے باندھ کر رکھتے تھے، جس کے چاروں اور کبھی کبھی موتیوں کی مالا پہنتے تھے۔ تمل لوگ پھولوں کے بہت شوقین تھے اور مہلائیں اپنے بالوں کو پھولوں سے سجاتی تھیں، وشیش روپ سے کورنتوگئی دوارا ورنت جل للی سے۔ آواس: لوگ دو پرکار کے گھروں میں رہتے تھے، ایک مٹی کے بنے گھر، دوسرے اینٹوں کے بنے گھر۔ سنگم گرنتھوں کے انوسار دوسری شریणी کے گھر سودمن سے بنے ہوتے تھے، جس کا شابدک ارتھ ہے جلی ہوئی مٹی۔ غریب لوگ گھاس یا ناریل یا تاڑ کے پتوں سے ڈھکے پھوس کے گھروں میں رہتے تھے۔ کھڑکیاں عام طور پر چھوٹی ہوتی تھیں اور ہرن کی آنکھ کی طرح بنی ہوتی تھیں۔ ساہتیک کرتیوں میں دھنی لوگوں کے اچھی طرح سے نرمت منزلا گھروں کا ورنن ہے، جن میں پرویش کے لیے گوپرم اور جنگ سے بچانے کے لیے لال رنگ کے لوہے کے گیٹ ہوتے تھے۔ شلپادیکارم میں اللیکھ ہے کہ ان گھروں کو اکثر گریس اور روم میں لائے گئے سندر کلاتمک لیمپ سے روشن کیا جاتا تھا۔ انہیں مچھلی سے نکالے گئے تیل سے جلایا جاتا تھا۔ کھادیہ اور پیے: مانساہار مکھیہ روپ سے عادت تھی، حالانکہ برہمن تپسوی شاکاہاری بھوجن پسند کرتے تھے، شراب سے پرہیز کرتے تھے۔ بھوجن بہت سادہ تھا اور اس میں چاول، دودھ، مکھن، گھی اور شہد شامل تھے۔ مانس اور مदिرا کا پریوگ کھل کر ہوتا تھا۔ دہی کا اپیوگ بہت ادھک ہوتا تھا۔ کورنتوگئی میں دہی، گڑ، مرمرے، دودھ اور گھی سے بنی وبھن پرکار کی مٹھائیوں کا اللیکھ ہے۔ سنگم گرنتھوں میں کری اور کورنتوگئی میں دہی، گڑ، مرمرے، دودھ اور گھی سے بنی وبھن پرکار کی مٹھائیوں کا اللیکھ ہے۔ سنگم گرنتھوں میں کری اور چاول کو مسالے دار بنانے کا بھی اللیکھ ہے۔ کل ملا کر اچ ورگ کے اچ گنوتا والے چاول، اتم مانس، آیاتت شراب آدی کا اپبھوگ کرتا تھا۔ شہری چھیتر میں بھوجن کا ساروجنک وترن دھرمارتھ سنستھاؤں دوارا کیا گیا تھا۔ ساموہک منورنجن کے لیے دعوتوں کا آیوجن کیا جاتا تھا۔ مہمانوں کو بھوجن کرانے کی پرتھا ایک سامانیہ پرتھا تھی اور بنا مہمان کے بھوجن کرانا اسنتوش جنک مانا جاتا تھا۔ کویوں اور ودوانوں کو ہمیشہ سمانت اتیتھی مانا جاتا تھا اور پریم اور سمان کے پرتیک کے روپ میں انہیں گھی میں تلے ہوئے دال چاول دیے جاتے تھے۔ انٹرٹینمنٹ: منورنجن کے سادھنوں میں نرتیہ، سنگیت کاریہ کرم، دھارمک اتسو، بیل لڑائی، مرگا لڑائی، کنچ کا کھیل، شکار، پاسا کشتی، مکے بازی، کلا بازی آدی شامل تھے۔ مہلائیں دھارمک نرتیہ، پاسا اور وری پنتھو یا کپڑے کی گیند کھیل کر اپنا منورنجن کرتی تھیں۔ تاڑ کے ریشوں سے بنے جھولوں میں کھیلنا لڑکیوں کے بیچ عام بات تھی۔ ناری نائی کا تاتپریہ سجی ہوئی گوڑیوں کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیلوں سے ہے۔ کورنتوگئی میں بچوں دوارا کھلونا گاڑیوں سے کھیلنے تتھا سمندر تٹ پر ان کے دوارا بنائے گئے ریت کے گھروں کا اللیکھ ہے۔ نرتیہ اور سنگیت منورنجن کے انیہ لوکپریہ سروت ہیں۔ شلپادیکارم میں 11 پرکار کے نرتیوں کا اللیکھ ہے، جنہیں 7 سموہوں میں وبھاجت کیا گیا ہے۔ اس میں سنگیت کے بارے میں بھی وسترت جانکاری دی گئی ہے۔ پوہار اور مدورے کی دکانوں میں بیچے جانے والے وبھن پرکار کے سنگیت وادی ینتر جیسے ڈرم، بانسری اور یال کا بھی اللیکھ ملتا ہے۔ پردرشن کلاؤں میں ناٹک کلا بھی شامل تھی۔ ناٹک ادھکتر دھارمک پرکرتی کے ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی انہیں مہان گھٹناؤں یا ویکتیوں کی اسمرتیوں میں بھی کھیلا جاتا تھا۔ اس پرکار سنگم کاویہ پراچین تملکم میں ایک جیونت سنسکرتی کے استتو کو درشاتا ہے۔ کلنگ کے شاسک کھارویل کی سینیہ گتیودھیوں پر چرچا کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا شاسن کال صرف سینیہ ابھیانوں کے لیے ہی مہتوپورن ہے؟ کھارویل 193 عیسوی پوروہ سے 170 عیسوی پوروہ۔ کلنگ کے مہامیگھواہن
वंश का सबसे महान राजा था। कलिंग के राजा खारवेल शुंगों के समकालीन थे और उनके बारे में जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख में दर्ज है। हाथी गुम्फा शिलालेख में 17 पंक्तियां हैं जो गहरे कटे हुए ब्राह्मणी अक्षरों में लिखी गई है, जो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में हाथी गुम्फा नामक एक प्राकृतिक गुफा पर स्थित है। हाथी गुम्फा शिलालेख जैन शैली में अर्थात और रिद्धों के आह्वान से शुरू होता है। इसमें खारवेल की सैन्य गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित जानकारी है। अपने राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष में साथ करने की परवाह किए बिना राजा खारवेल ने पश्चिम की एक विशाल सेना भेजी, जिसमें अश्व, हाथी, पैदल और रथ शामिल थे। उसने कश्यप क्षत्रियों की सहायता के लिए मुशिकों की राजधानी को भी नष्ट कर दिया। चौथे वर्ष में उसने रथिका और भोजक को भी जीत लिया। रथिका और भोजक सरदारों के मुकुट उतार दिए गए, छत्र और राजसी चिन्ह फेंक दिए गए, आभूषण और धन जब्त कर लिया गया और उन्हें खारवेल के चरणों में नमन करने के लिए मजबूर कर दिया। 8वें वर्ष में उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और बराबर पहाड़ियों गोरथगीर तक पहुंच गए और प्रतिद्वंद्वी राजा, जिसे यवन राजा के रूप में वर्णित किया गया, को मथुरा वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में उन्होंने उत्तरापथ के राजा पर हमला किया। उन्होंने मगध के लोगों में भी भय पैदा किया और उनके राजा को अपने चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया। वे कलिंग के जैन देवताओं की पवित्र मूर्तियों को वापस लाए, जिन्हें पिछले मगध शासकों ने कलिंग युद्ध के बाद अपने साथ ले गए। तीर्थंकर की मूर्ति को उसके मुकुट और उपहार के साथ वापस लाया गया और कलिंग राजमहल से राजा नंदा द्वारा लूटे गए रत्नों के साथ साथ अंग और मगध के खजाने को वापस लाया गया। लेकिन खारवेल का शासन केवल सैन्य गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था, जैसा कि हाथी गुम्फा शिलालेख में निम्नलिखित उल्लेख है। अपने राज्याभिषेक के पहले ही वर्ष में राजा खारवेल ने कलिंग नगरी के किले के द्वार, प्राचीर और संरचनाओं की मरम्मत करवाई, जो तूफान से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने ठंडे तालाबों के लिए सीढ़ियां भी बनवाई और 35 लाख की लागत से सभी उद्यान बनवाए और इस तरह अपनी सभी प्रजा को खुश किया। अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में खारवेल, जो गंधर्व वेद या संगीत विज्ञान में पारंगत था, वे नाट्य प्रदर्शन, नृत्य और अन्य शो आयोजित किए, जिनके माध्यम से उसने राजधानी का मनोरंजन किया। चौथे वर्ष में उन्होंने कुछ पवित्र इमारतों की मरम्मत की, जिन्हें विद्याधरों का निवास स्थान कहा जाता था। 5वें वर्ष में उन्होंने 300 वर्ष पूर्व राजा नंदा द्वारा खोदी गई पुरानी नहर को तनसूली के माध्यम से राजधानी कलिंग नगरी तक विस्तारित किया। 6ठे वर्ष में खारवेल ने पौर और जनपद निगमों को विशेषाधिकार प्रदान किए। 9वें वर्ष में खारवेल ने ब्राह्मणों को महंगे उपहार दिए, जिन्हें ब्राह्मणों ने भव्य दावतों के जरिए स्वीकार किया। उसने हथियारों, घोड़ों और रथों के साथ साथ उनके चालकों के उपहार के रूप में एक कल्पवृक्ष दिया। खारवेल ने प्राची नदी के दोनों किनारों पर 36 लाख चांदी के सिक्कों की लागत से विजय स्थल नामक एक भव्य महल बनवाया। 12वें वर्ष में उन्होंने घर पर मीनारें बनवाई, जिनके अंदरूनी हिस्से में नक्काशी की गई और वहां कई ट्रॉफियां और उपहार रखे गए। 13वें वर्ष में अपने साम्राज्य के विस्तार से संतुष्ट होकर उसने अपनी सारी ऊर्जा धार्मिक कार्यों में लगा दी। कुमारी पहाड़ी उदयगिरी पर उसने अरहत मंदिर के लिए कुछ किया। शिलालेख में राजा द्वारा रखे गए 900 बैलों का उल्लेख है। उसने अरहत मंदिर के पास संभवतः पत्थर की कोई इमारत बनवाई, 4 खंभों पर एक मंडप भी बनवाया। जिस गुफा में यह शिलालेख है वह भी बनवाई गई थी। खारवेल को शांति और समृद्धि का राजा, भुक्सु राजा और धर्म का राजा कहा जाता है, जिसने अपना जीवन कल्याणों को देखने, सुनने और अनुभव करने में समर्पित कर दिया। शिलालेख में कहा गया है कि सम्राट खारवेल की धार्मिक भावना उदार थी। खारवेल ने खुद को इस तरह वर्णित किया है: सभी धार्मिक संप्रदायों का उपासक, सभी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाला। प्रारंभिक भारतीयों के इतिहास में प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में गिल्ड की भूमिका का परीक्षण करें तो लगभग 200 ईस्वी पूर्व से प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में गिल्ड की भूमिका का परीक्षण करें अथवा लगभग 200 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईस्वी तक भारत के आर्थिक जीवन में गिल्ड की भूमिका पर एक लघु निबंध लिखें। प्राचीन भारत में एक ही व्यवसाय और शिल्प का पालन करने वाले लोग एक ही स्थान पर रहते थे, एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे और संघ बनाते थे। मौर्य साम्राज्य के दौरान राज्य ने कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भाग लिया। सरकार ने गिल्ड के व्यापार और शिल्प तथा
संबंधित लेनदेन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखा, जो गिल्ड के मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का संकेत देता है। राज्य ने गिल्ड को उनके व्यापार और शिल्प को चलाने के लिए शहर में अलग-अलग क्षेत्र आवंटित किए। कौटिल्य गिल्ड को सत्ता के केंद्र में बनाने में सक्षम एजेंसियों के रूप में संभावना मानते हैं। संघों के अगले चरण को लगभग 200 ईस्वी पूर्व लगभग 300 ईस्वी पूर्व के बीच वर्गीकृत किया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण राजनीतिक विघटन हुआ और संघों पर राज्य नियंत्रण में ढील आई, जिससे उन्हें बढ़ने के बेहतर अवसर मिले। संघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जातक में 18 संघों का उल्लेख है। सांची, बरहूत, बोधगया, मथुरा, पश्चिम दक्कन के स्थलों से प्राप्त अभिलेखों में विभिन्न शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। आटा बनाने वालों, बुनकरों, तेल मिलों, कुम्हारों, हाइड्रोलिक इंजन के निर्माताओं, मकई के व्यापारियों, बांस के कामगारों आदि के संघों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इस अवधि में दक्षिण पश्चिम मानसून की हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन की व्याख्या देखी गई, जिससे रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बने, जिसमें भारतीय व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया। इस अवधि के सिक्कों की बड़ी संख्या में खोज से मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रगति का संकेत मिलता है, जो व्यापार और उद्योग के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मनुस्मृति स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति के साक्ष्य पहले के समय की तुलना में गिल्ड के अधिकार में वृद्धि दर्शाते हैं। इस अवधि के अभिलेख साक्ष्य गिल्ड के दान और धर्मपरायणता के कार्यों के साथ साथ उनके बैंक जैसे कार्यों का भी उल्लेख करते हैं। यह दिखाने के लिए सबूत है कि बड़े व्यापारी गिल्ड का छोटे शिल्प गिल्ड पर कुछ नियंत्रण था। प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में गिल्डों की भूमिका। गिल्डों के सामान्य आर्थिक कार्य। गिल्ड ने श्रमिकों को प्रशिक्षित किया और काम के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया। उन्होंने विनिर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद की, निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता और उनकी कीमत को नियंत्रित किया और उनकी बिक्री के लिए बाजार स्थापित किए। उन्होंने सदस्यों और माल की थोड़ी सुरक्षा प्रदान की और पूर्व को सामाजिक दर्जा दिया। गिल्ड का महत्व। उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों और मोहरों से स्पष्ट है। तक्षशिला में पाए गए कुछ सिक्कों पर पीछे की ओर ब्राह्मणी अक्षरों में निगमा लिखा हुआ है। कुछ सिक्कों पर पम, चनेकम और हिरणासने की किंवदंतियां भी दिखाई देती हैं। शब्द पम चनेकम का अर्थ 5 गिल्डों का निगम हो सकता है। हिरणासमे का अर्थ हो सकता है सिक्का मुद्रा जारी करने वाला। राजघाट, बीटा और अही क्षेत्र जैसे स्थानों पर निगम शब्द या इनके भिन्न रूपों वाली मुहरें पाई गई हैं। धर्मशास्त्र के ग्रंथों में शिल्प उत्पादन और व्यापार में साझेदारी का उल्लेख है। वे नौसिखिए के कुशल कारीगरों के साथ प्रशिक्षुता का उल्लेख करते हैं। गिल्ड के बैंक जैसे कार्य। अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचरों द्वारा विभिन्न प्रकार के माल की खरीद के बहाने गिल्ड से सोना, बार गोल्ड और सिक्का गोल्ड उधार लेने का संदर्भ है, जो दर्शाता है कि गिल्ड कारीगरों और व्यापारियों को पैसे उधार देते थे। इसमें गिल्ड द्वारा आम जनता को पैसे उधार देने का कोई संदर्भ नहीं है। गिल्ड ने अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी स्थापित की और अभिलेखीय साक्ष्य से पता चलता है कि न केवल आम जनता बल्कि राजघराने ने भी उनके पास ट्रस्ट फंड के रूप में इस शर्त पर पैसा जमा किया कि मूल राशि स्थायी आधार पर बरकरार रहेगी और केवल ब्याज का उपयोग दाता की पसंद के किसी पवित्र कार्य करने में किया जाएगा। गढ़वा शिलालेख में ब्राह्मणों के लाभ के लिए एक संघ में 20 दिनारों के निवेश का उल्लेख है। बृहस्पति स्मृति में संघों को परोपकारी गतिविधियों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए यात्रियों के लिए आश्रय प्रदान करना। कोई भी जमा केवल सुरक्षा उद्देश्य या नकद में साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज कमाने के लिए नहीं किया जाता था। इस प्रकार गिल्ड के पास आधुनिक बैंकों की तुलना में बैंकिंग में सीमित गुंजाइश थी। यहाँ कुछ अभिलेखों का उल्लेख किया जा सकता है। मथुरा के एक शिलालेख में 550 चांदी के सिक्कों के 2 स्थायी दानों का उल्लेख है, जिसमें से प्रत्येक में 2 संघ थे, जिनका उद्देश्य ब्याज के धन से ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना था। नासिक के 2 शिलालेखों में से एक में भिक्षुओं को वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए एक बुनकर संघ को 1% की दर से 2000 कारसारपण और भिक्षुओं को अल्पाहार उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य बुनकर संघ को 0.75% की दर से 1000 कारसारपण दान किए जाने का उल्लेख है। अभीरा राजा ईश्वर सेन के समय के नासिक के एक अन्य शिलालेख में कुम्हारों, हाइड्रोलिक इंजन बनाने वाले श्रमिकों, तेल मिलर्स और एक अन्य गिल्ड के संघ के पास क्रमशः 1000 से 2000 एक अज्ञात राशि और 500 कस
करसापण जमा कराने का उल्लेख है। एक गिल्ड के बजाय 4 अलग-अलग गिल्ड के साथ जमा करना संभवतः जोखिम को वितरित करने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि एक गिल्ड को झटका लग सकता था या वह दिवालिया भी हो सकता था। बुनकरों के संघ द्वारा कपड़ों और तौलियों के संघ द्वारा तेल उपलब्ध कराना एक साधारण मामला था, क्योंकि यह संघ के व्यवसाय से संबंधित था। लेकिन बुनकरों के संघ द्वारा हल्का भोजन या तेलियों के संघ द्वारा दवा उपलब्ध कराना अतिरिक्त पेशेवर कार्य था, और ऐसे मामलों में संघ उन वस्तुओं से संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध कर सकता था तथा उन्हें जमा राशि से मिलने वाले ब्याज का एक बड़ा हिस्सा दे सकता था। प्लिनी के इस कथन को उचित ठहराइए कि ईसा की पहली शताब्दी के दौरान भारत द्वारा रोम का सोना चूसा जा रहा था। प्लिनी के इस कथन को उचित ठहराइए कि ईसा से पहले की अंतिम शताब्दियों में अदरक, हल्दी और काली मिर्च जैसे मसालों का दक्षिण भारतीय व्यापार बहुत प्रमुखता रखता था। उस समय के यूनानियों और रोमनों ने दक्षिण भारत के साथ व्यापक व्यापार किया था। ईसाइयों की पहली 3 शताब्दियों के दौरान रोमन साम्राज्य और पूर्व के बीच व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से काफी व्यापक हो गया था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य में मिस्र पर रोमन विजय के साथ ही रोमनों ने मसाला व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रवेश किया और अरबों का एकाधिकार समाप्त हो गया। 45 ईस्वी में हिप्पालस द्वारा भारतीय महासागर में नियमित रूप से बहने वाली मानसूनी हवाओं की खोज ने दक्षिण भारत और पश्चिम के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसके बाद समुद्र तट के साथ साथ यात्रा ने सीधे मुजिरिस और दक्षिण भारत के अन्य बंदरगाहों तक समुद्री यात्रा को जन्म दिया। अदरक, हल्दी 45 ईस्वी में हिप्पालस द्वारा भारतीय महासागर में नियमित रूप से बहने वाली मानसूनी हवाओं की खोज ने दक्षिण भारत और पश्चिम के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसके बाद समुद्र तट के साथ साथ यात्रा ने सीधे मुजिरिस और दक्षिण भारत के अन्य बंदरगाहों तक समुद्री यात्रा को जन्म दिया। अदरक, हल्दी, काली मिर्च जैसे मसालों और विलासिता की वस्तुओं में दक्षिण भारतीय व्यापार ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया था, क्योंकि रोम सहित पश्चिम दुनिया में इनकी बहुत मांग थी। प्लिनी का कहना है कि रोमन समाज में पूर्वी सुगंधित पदार्थों का व्यापक उपयोग होता था। रोमन महिलाएं खासकर भारतीय मोतियों और मलमल की दीवानी थी। चीनी रेशम, जिसके लिए भारत एक मध्यस्थ था, रोमन दुनिया में बहुत मांग में था। इलायची, अदरक, हल्दी और काली मिर्च उन मसालों में से हैं जिनका उल्लेख यूनानी चिकित्सक और प्लिनी के समकालीन डायोस्कोरिडेस ने अपनी पुस्तक मटेरिया मेडिको में औषधीय गुणों के रूप में किया है। इसलिए भारतीय मसालों की मांग औषधीय उद्देश्य के लिए भी थी। दूसरी ओर रोमन उत्पाद पूर्व में बहुत आकर्षक नहीं थे। रोमन व्यापारी कांच और शराब का निर्यात करते थे, लेकिन विनिमय का बड़ा हिस्सा सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में चुकाया जाता था। प्लिनी द एल्डर जैसे प्राचीन लेखकों का मानना है कि व्यापार के इस असमान संतुलन के कारण रोम से भारत में सोने की निकासी हुई। प्लिनी द एल्डर अनुत्पाद, विलासिता और मसालों के बदले में भारत में रोमन सोने की निकासी पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में कुछ आंकड़े दिए हैं। एक अंश में उन्होंने एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस की तरह मिस्र और भारत के बीच समुद्री व्यापार का उल्लेख किया है। प्लिनी कहते हैं कि हर साल भारत द्वारा कम से कम 50 मिलियन सेस्टर्स बहाया जाता था, जो अपने मूल मूल्य से 100 गुना अधिक कीमत पर सामान वापस भेजता था। एक अन्य अंश में प्लिनी कहते हैं कि भारत, चीन और अरब प्रायद्वीप के साथ महिलाओं और विलासिता के व्यापार में लागत प्रतिवर्ष 100 मिलियन सेस्टर से कम नहीं है। यह आंकड़ा संभवतः लगभग 50 मिलियन सेस्टर्स के अनुमान में शामिल है। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये आंकड़े संदिग्ध हैं या नहीं। दोनों ही अंश वास्तव में भयावह हैं और प्लिनी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताए जा सकते हैं। साथ ही दोनों में से किसी भी कथन में सोने या चांदी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रत्येक कथन में कथित मूल्य सेस्टर्स के संदर्भ में दिए गए हैं। प्राचीन रोमन सिक्का था सेस्टर्स प्लिनी के दावे के पक्ष में उचित है। हम प्लिनी के दावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हालांकि इसकी चिंताएं अजीब लग सकती हैं। प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास मनुष्य के अपने भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों की सबसे गहन खोज है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। यदि वह पूर्व के साथ विलासिता के व्यापार की लागत के बारे में चिंता व्यक्त करता है, तो इस विलासिता के व्यापार का अस्तित्व रोम में जाना जाता था और इसे कुछ महत्व का मुद्दा माना जाता था। इरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस से यह पता चलता है कि दक्षिण भारत की ओर से आने वाले रोमन जहाज मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में धन ले जाते थे, और इस क्षेत्र में दर्जनों शाही सिक्कों के भंडार की खोज इस कथन को समर्थन प्रदान करती है। काली मिर्च का आयात बड़ी मात्रा में किया जाता था।
یہ اس تتھیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رومنوں دوارا اس کا مولیہ سونے اور چاندی جتنا ہی تھا، اور اس لیے بھارتی سنسکرت لیکھکوں نے اسے یون پریہ نام دیا۔ روم میں وشیش بھنڈار گرہ تھے جن میں ہزاروں پاؤنڈ کالی مرچ رکھی جا سکتی تھی۔ رومن کسٹم ہاؤس الیگزینڈریا میں آیاتت مصالحوں کی جانچ کی جاتی تھی اور ان پر کر لگایا جاتا تھا۔ جب 30 عیسوی میں کونسٹینٹینوپل رومن سامراجیہ کی راجدھانی بنا تو وہ شہر پراچیہ مصالحوں کے لیے ویاپار کا کیندر بن گیا۔ پوروی ویاپار نے رومن سامراجیہ سے سونے کے سنسادنوں کو ختم کر دیا تھا۔ یہ بات سونے کی کمی کے کارن رومن مدرا پرنالی پر پڑنے والے دباؤ سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک سمے میں روم کو ریشم، کٹلری اور انیہ وستوؤں کے ویاپار پر پرتبندھ لگانا پڑا تھا جو اسے پورو سے آیات کیے جاتے تھے۔ پشچم بھارت کے شیلالکھوں میں ودیشی عطر ویاپاریوں کا الیکھ ہے اور یہ سمبھو ہے کہ پشچمی بھارت کے بندرگاہ شہروں میں ان کے اپنے ٹھکانے تھے۔ یہ مصالحوں کے بڑے پیمانے پر ویاپار کے پرچلن کو ثابت کرتا ہے۔ کھدائی میں رومن ویاپارک اسٹیشن کے اوشیش اور عیسائی یگ کی شروعاتی شتابدیوں میں جاری کیے ہوئے بہت سارے چھوٹے چھوٹے رومن سکے بھی ملے ہیں۔ مالابار سے لے کر پوروی تٹ تک تمل بھارت کے وبھن استھانوں پر رومن سکے زمین میں دبے ہوئے تھے۔ مجیرس میں اوگسٹس کے مندر کا الیکھ دکشن بھارت میں روان ویاپاریوں کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے۔ بھارت کے پراچین گرنتھوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پشچم کے ساتھ ودیشی ویاپار کا آدھار منافع کمانا تھا۔ حالانکہ رومن سامراجیہ میں ریشم کی قیمت کے بارے میں ہمارے پاس کوئی وشوسنیہ ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک پراچین سروت کا کہنا ہے کہ اس کی قیمت سونے کے برابر تھی۔ پہلی شتابدی عیسوی میں ویم کڈفیسس کشان شاسک دوارا بڑے پیمانے پر سونے کے سکوں کی شروعات سے یہ بھی اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ بھارت کا رومن دنیا کے ساتھ ویاپار سنتولن انوکول تھا۔ تولکاپیم دوارا ورنت سنگم سماج کا پرارمبک چرن بھومی کے 5 ستریہ ورگیکرن پر آدھارت تھا۔ پہاڑی، دیہاتی، کرشی، ریگستان اور تٹیہ، ان وبھن ورگیکرت بھومیوں میں الگ الگ طرح سے لوگ رہتے تھے اور اپنے پریاورن کے ساتھ